Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. We are going to continue with this chapter that is audit and auditors. Actually, it is accounts and audit. Okay. लेकिन जो हमारा एक्चुअल में कंपनीज एक्ट है उसमें ये चैप्टर जो है ऑडिट एंड ऑडिटर्स में आता है. सेक्शन 139 हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम द फ्लो चार्ट्स दैट आई हैव मेड ओवर हियर. फ्लो चार्ट्स को बहुत प्रॉपर्ली आपको देखना है. नाउ जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था वो वीडियो अगर आप रेगुलर देख रखा होगा तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन विद दिस चैप्टर. लेकिन पढ़ाई के लिए मैंने ये फ्लो चार्ट बना रखा है. ये यहाँ से मैं एक बार आपको करा दूंगा एंड यहीं से आपको एग्जामिनेशन में रिवाइज वगैरह जो है करना है. सारे के सारे प्रोविजंस, सबसेक्शंस, क्लॉजेस सब कुछ मैंने यहाँ पे डाल रखा है. तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर ये फ्लो चार्ट जो है इज इट इनफ और नॉट. ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ ऑडिटर्स के साथ. नाउ एक बहुत ही बड़ा डिफेक्ट इस ऑडिटर के चैप्टर में ये है कि जिन्होंने भी ये ऑडिटर का चैप्टर लिखा है उन्होंने सही तरीके से सब कुछ ड्राफ्ट नहीं किया है. क्यों? क्योंकि देखोगे आप कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बात करता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में. सब्सिक्वेंट ऑडिटर तो तब बात होगा जब आपने फर्स्ट ऑडिटर्स पर रखा हो, लेकिन फर्स्ट ऑडिटर के बारे में उन्होंने मेंशन नहीं किया सबसेक्शन 1 में. सबसेक्शन 2 में रोटेशन के बारे में बात होता है. सबसेक्शन 3 एंड 4 में फर्म के बारे में बात होता है, उनका रोटेशन. सबसेक्शन 5 एंड 7 जो है गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है. उसके बाद सबसेक्शन 7 में उन्होंने फर्स्ट ऑडिटर के बारे में जिक्र किया. तो यहाँ पे जो है बहुत डिफेक्ट्स है कि कौन सा सेक्शन कौन सा सबसेक्शन, ये जो उन्होंने सीरियल वाइज उन्होंने नहीं लिखा है चीज़ों को. क्योंकि मेरे हिसाब से सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में फर्स्ट ऑडिटर के बारे में लिखा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सबसेक्शन 7 में है. एग्जामिनेशन में सबसेक्शन को कोट नहीं करना है, एग्जामिनेशन में सिर्फ सेक्शन को कोट करना है 139. क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन सब सेक्शन में मिस्टेक करेंगे, लेकिन जो वो टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको दिक्कत नहीं आता सेक्शंस याद करने के लिए, वो ज़रूर सबसेक्शन को भी याद कर ले, सबसेक्शन को भी लिख सकते हो आप एग्जामिनेशन में. स्टार्ट करें हम लोग सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर नॉन गवर्नमेंट कंपनी. सबसे पहले सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139. अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन रहता है यहाँ पे? मेंबर्स एट फर्स्ट एजीएम. क्या बताओ? नॉन गवर्नमेंट कंपनीज मतलब वो कंपनीज, सारे कंपनीज अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज. गवर्नमेंट कंपनीज के अलावा जितने भी कंपनीज है वो है नॉन गवर्नमेंट कंपनीज. इस बात को ध्यान रखना है. ठीक है, इन जनरल जितनी भी पब्लिक कंपनीज है उनके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे. जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे. अंडरस्टूड? एनीथिंग विच इज नॉट अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी. अपॉइंटमेंट होता है, सबसे पहले मेंबर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया जाता है. अपॉइंटमेंट अथॉरिटी सबसे पहले मेंबर रहता है फर्स्ट एजीएम में. टेन्योर इनका रहता है 5 साल के लिए. फर्स्ट एजीएम से लेकर 6th एजीएम तक वो लोग बैठेंगे. प्री रिक्विजिट्स, रिटन कंसेंट चाहिए होगा उनसे एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा उनसे कि वो लोग एलिजिबल है. एलिजिबिलिटी हम लोग सेक्शन 141 में देखेंगे कि कौन से वो ऑडिटर्स होते हैं जो एलिजिबल होते हैं. आरओसी का फाइलिंग करना होता है फॉर्म 881 विद इन 15 डेज. जैसे आपका अपॉइंटमेंट हो गया ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, देन यू हैव टू फाइल 881 विद इन 15 डेज. इस बात का ध्यान रखना है. मैंडेटरी रोटेशन. रोटेशन का मतलब क्या होता है सर? रोटेशन का मतलब ये होता है कि एक ऑडिटर को तुम बार बार अपॉइंट नहीं कर सकते, ऑडिटर्स को रोटेट करना होगा. तो ये अप्लाई होता है टू लिस्टेड कंपनीज, सारे लिस्टेड कंपनीज, सारे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो कि मोर देन या फिर इक्वल टू 10 करोड़. ये जो है ये है पेड अप शेयर कैपिटल. इसको तुमको याद रखना है. ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये है पेड अप शेयर कैपिटल दोस्तों. पेड अप शेयर कैपिटल मतलब कि सारे लिस्टेड कंपनीज को तो रोटेशन मैंडेटरी है. जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है उनका अगर पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन या फिर इक्वल टू 10 करोड़ हो तो उनके ऊपर भी रोटेशन मैंडेटरी हो जाता है. अगर आपका प्राइवेट कंपनी है एंड आपका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन या फिर इक्वल टू 50 करोड़ है तो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाता है. एंड अगर आपका बोरोइंग, ठीक है, आप कोई भी कंपनी हो सकते हो, आपका जो बोरोइंग है उधार लेना वो अगर मोर देन या फिर इक्वल्स टू 50 करोड़ अगर है
तो आपके ऊपर भी लागू हो जाता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। सर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स क्या होता है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स सिंपल चीज ये है कि आफ्टर एवरी 5 years यू हैव टू रोटेट एन ऑडिटर, यू कांट अपॉइंट एन ऑडिटर अगेन एंड अगेन। ये किस लिए किया जाता है? सो दैट ऑडिटर जो है इंडिपेंडेंट रहे, वो डिटैच्ड रहे कंपनी से, ज़्यादा उसका जो है अटैचमेंट ना रहे, क्योंकि ऑडिटर जो है ना वही कंपनी का पूरा अकाउंट्स देखता है। तो फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे का लेन देन सब ऑडिटर देखता है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ही शुड बी इंडिपेंडेंट। तो इसी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग बार बार ऑडिटर को चेंज कर देते हैं। इंडिविजुअल जो है वो 5 साल के लिए रह सकता है, उसके बाद उसको रोटेट करना होगा, मतलब किसी दूसरे ऑडिटर को बिठाना होगा उसको निकाल के। फर्म अगर है तो 2 टर्म के लिए 5 साल, 2 टर्म 5 साल, याद रखना 2 टर्म 5 साल, इसका मतलब टोटल 10 years फर्म जो है वो काम कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। 2 टर्म्स के लिए वो बैठ सकता है फॉर कंसेक्यूटिव ईयर्स, 5 years ऑफ, समझ में आ रहा है ना, 2 consecutive टर्म ऑफ 5 years ईच बैठ सकता है वो, ठीक है। कूलिंग पीरियड हमेशा 5 साल का रहता है, इसका मतलब ये कि अगर इंडिविजुअल है, इसका 5 साल कंप्लीट हो चुका है, तो फिर से ये 5 साल के लिए जो है वनवास चला जाएगा। अगर फर्म है तो इसका 2 टर्म कंप्लीट हो चुका है, तो फिर से 5 साल के लिए वनवास चला जाएगा, किसी दूसरे फर्म को दिया जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये रोटेशन मैंडेटरी होते हैं इन कंपनीज के लिए। गॉट इट? ओके। अच्छा, इंटरनल रोटेशन ये क्या होता है? इंटरनल रोटेशन एक्चुअली हम लोग यहाँ पे फर्म के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। रोटेशन ऑफ पार्टनर या फिर टीम, अगर हमने किसी फर्म को अपॉइंट किया कि हमारी कंपनी का जितना भी ऑडिटिंग है वो फर्म देखेगा, तो फर्म के अंदर जो पार्टनर्स बैठते हैं ना उसके ऊपर भी रोटेशन लागू होता है। समझ में आ रहा है? उसके ऊपर भी रोटेशन लागू होता है, पार्टनर्स, टीम, जॉइंट ऑडिटर्स, ठीक है। और ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग ही होगा, इस बात को तुमको ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ पार्टनर्स एंड टीम के बारे में तुमको समझ में आ चुका कि ऑडिट फर्म के अंदर जो बैठे हैं उनको रोटेट करना मैंडेटरी है। अगर राम, श्याम, जोदू, मोदू बैठे हैं, तो अगर ये राम कर रहा है, ठीक है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसका कैंसिल करके आपको दूसरे जो पार्टनर है उसके पास जाना होगा ऑडिटिंग करवाने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से रोटेट होता रहेगा। जॉइंट ऑडिटर्स का मतलब ये है कि तुमको एक से ज्यादा ऑडिटर्स जो है मिलकर तुम्हारा ऑडिटिंग करेगा। समझ में आ रहा है? दी ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन 1 ऑडिटर, एक से ज्यादा ऑडिटर ऑडिट कंडक्ट करेगा। और ये सब कुछ जो है होगा एज पर द रूल्स गिवन अंडर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस बात को ध्यान में रखना है बस। ये वाला सबसेक्शन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये तुमको याद रखना है कि ऑडिट यहाँ से, इसमें से तुमको याद क्या रखना है, दिमाग में भेजे में घुसाना क्या है कि अगर हमने ऑडिट फर्म अपॉइंट किया है तो फर्म के अंदर जो पार्टनर्स है उसको भी रोटेशन लगेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो आगे देखेंगे, गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में बात किया गया है। 139 सबसेक्शन 5 एंड 7 सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर सबसे पहले, लास्ट में तो फर्स्ट ऑडिटर कराएंगे। अच्छा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन रहेगा? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग अपॉइंट करता है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख रखा है। टाइम विद इन 180 डेज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट, जैसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है 180 दिन के अंदर अंदर। टेन्योर टिल द नेक्स्ट एजीएम, ठीक है, एक साल ही बैठता है ये। फर्स्ट ऑडिटर देखो, गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर देखो, कैग जो है अपॉइंट करेगा विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जिस दिन कंपनी बना उसके 60 डेज के अंदर अंदर कैग जो है एक ऑडिटर को, फर्स्ट ऑडिटर को बिठाएगा। नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है नेक्स्ट 30 डेज इफ कैग फेल्स, अगर कैग ना बिठा पाए, बिजी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिठाएगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना बिठा पाए तो नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अंदर मेंबर्स बिठाएगा। ईजीएम, ठीक है, नेक्स्ट 60 डेज एट ईजीएम इफ बीओडी फेल्स, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो जाए तो कौन करेगा? मेंबर, ठीक। टेन्योर फर्स्ट एजीएम तक ही रह बैठेगा ये, उसके बाद दूसरा ऑडिटर आएगा। फर्स्ट ऑडिटर फॉर नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, मतलब बाकी सारे कंपनीज। अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहेगा हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। फेलियर ऑफ बीओडी, अगर बोर्ड फेल कर गया तो मेंबर अपॉइंट करेंगे विद इन 90 डेज। टेन्योर रहेगा फर्स्ट एजीएम तक ही, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही इजी, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं,
ठीक है, इसको समझना है, समझ के दिमाग में बिठा लेना है, कंसेप्ट को याद रखो। प्रोविजंस को डायरेक्टली याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम कंसेप्ट को याद रखो कि कंसेप्ट है क्या, ऑडिटर है क्या, ऑडिटर बैठेगा कब, निकलेगा कब, रोटेशन कब लगेगा उसके अंदर, ऑल दैट स्टफ। ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर क्या है, फर्स्ट ऑडिटर कौन बैठेगा, कितने टाइम के अंदर बैठेगा, ये सब चीज तुमको दिमाग में बिठाना है, स्टोरी की तरह दिमाग में बिठाओ। ठीक है, ये हो चुका है। फिर फाइनल फिलिंग कैजुअल वैकेंसी। देखो, अगर बाई चांस कोई ऑडिटर निकल गया, ठीक है, कैजुअली वेकेंट हो गया उसका ऑफिस, तो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज क्या करेंगे एंड गवर्नमेंट कंपनीज क्या करेगा। गवर्नमेंट कंपनी सबसे इजी है, कैग जो है 30 दिन के अंदर अंदर बिठाएगा। अगर कैग ना बिठा पाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिठाएगा विद इन द नेक्स्ट 30 डेज, मतलब ये 30 डेज एक्सपायर होने के बाद, उसके बाद का जो 30 डेज है उसके अंदर अंदर कैग अगर ना बिठा पाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिठाएगा। ठीक, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, सोचो दिमाग में कौन है नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में, ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बिठाएंगे। अगर वो नहीं ना बिठा पाए तब जाके हम लोग, देखो, पीओडी विद इन 30 डेज। रेजिग्नेशन, ये क्या है मैं तुमको समझाता हूँ। रेजिग्नेशन, मेंबर्स अप्रूवल, जनरल मीटिंग विद इन 3 मंथ्स। अब सुनो, ये जो कैजुअल वैकेंसी हुआ, इसका पीछे कारण क्या है? क्या ऑडिटर ने रिजाइन किया, या फिर नॉर्मली जो है नॉर्मली वो निकल चुका है, या फिर ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया है? ये है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो आंसर ये है दोस्तों कि रेजिग्नेशन जो है अगर ऑडिटर दे रहा है तो ये बहुत बड़ा बात होता है। किसी भी कंपनी में अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है तो ये बहुत बड़ा बात होता है। इसका मतलब ये कि उस कंपनी में शायद इंटरनल जो मामले चल रहे हैं वो सही प्रकार से हो नहीं रहे, वहाँ पे इंटरनल गड़बड़ चल रहा है। तो ये रेजिग्नेशन अगर है तो हम बोर्ड, अच्छा ऑडिटर कब रिजाइन करेगा? जब बोर्ड के साथ जो है उसका सही से बन नहीं रहा है, बोर्ड कुछ और कह रहा है और ऑडिटर कुछ और कह रहा है, तो ऑडिटर जो प्रेशर में आके रिजाइन करके चला जाता है, तो बोर्ड क्या करेगा उस मोमेंट पे, वो अपना ही बंदे को बिठा देगा एज एन ऑडिटर, किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट करके बिठा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तुमको मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए होता है। जो जितने भी शेयर होल्डर्स है ना, वो अप्रूव करेंगे कि इस बंदे को बिठाना है कि नहीं। तो पकड़ लो अचानक किसी बंदे ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, पहले वो सिचुएशन सोचो कि पकड़ लो बंदे ने रिजाइन नहीं किया, नॉर्मली वेकेंट हो चुका, मर चुका है, डेथ हो चुका है, कुछ ऐसा रीजन है, तब भी बोर्ड जो है 30 दिन के अंदर अंदर किसी भी बंदे को बिठाएगा। अब बोर्ड तो बिठाएगा, लेकिन इसको अप्रूवल कौन करेगा? अप्रूवल करेगा हमारा मेंबर्स। अगर रेजिग्नेशन है तब भी अप्रूवल करेगा हमारा मेंबर्स विद इन 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स। अप्रूवल मतलब इमीडिएटली तो वेकेंट हो चुका है ना, तो अभी काम करने के लिए कोई तो चाहिए, तो तुम बिठाओ। बोर्ड को बोला गया है कि बोर्ड तुम बिठाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम बिठाओ। लेकिन अगले 3 महीने के अंदर अंदर जिस भी बंदे को तुमने बिठाया है उसको रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये डिसाइड करेगा अपना मेंबर। क्या ये समझ में आ रहा है? ये बैठेगा टिल द नेक्स्ट एजीएम, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे। क्या रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है? आंसर है यस, रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स आर पॉसिबल। रिटायरिंग ऑडिटर मे बी रीअपॉइंटेड एट एजीएम इफ, अगर वो डिस्क्वालिफाइड ना हो, नॉट अनविलिंग नोटिस ने ना दिया हो, नो स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर अदर, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना किया गया हो उसको ना अपॉइंट करने के लिए। तीनों को समझाऊंगा, तुम्हारे दिमाग में ये आएगा सर अगर रिटायरिंग ऑडिटर जो है ये इसको रीअपॉइंट कर रहे हैं तो रोटेशन, अगर रोटेशन से जो निकल रहा है उसको भी रीअपॉइंट कर सकते हैं क्या? आंसर है नहीं। ठीक है, ये जो प्रोविजन है ये जनरली सारे ही कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, इन जनरल है ये प्रोविजन रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, ये जो प्रोविजन है 139 सबसेक्शन 2 ये अप्लाइज टू ऑल दिस कंपनीज। तो रोटेशन इन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट का कोई चक्कर नहीं है। समझ में आ रहा है? इनको निकालना होगा। ठीक है, अब सुनो, रिटायरिंग ऑडिटर मे बी रीअपॉइंटेड एट एजीएम इफ, अगर वो डिस्क्वालिफाइड ना हो। क्वालिफिकेशन तो हम लोग सेक्शन 141 में देखेंगे, आराम से, टेंशन ना लो। अगर वो डिस्क्वालिफाइड ना हो। दूसरा, नॉट अनविलिंगनेस, मतलब उसने कोई ऐसा नोटिस नहीं भेजा हो जिसमें लिखा है कि भैया हम तो अनविलिंग हैं, हम नहीं करना चाहते। क्या नहीं करना चाहते बताओ? हम बताओ ना, क्या नहीं करना चाहते? हम एज एन ऑडिटर बैठना नहीं चाहते, इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया है उसने। लास्ट में, नो स्पेशल रेजोल्यूशन, मेंबर्स ने ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं पास किया है कि इस ऑडिटर को ना बिठाओ, क्योंकि मेंबर्स के पास भी पावर रहता है। वो भी मीटिंग में क्या कर सकते हैं पता है? वो कह सकते हैं कि भैया रेजोल्यूशन पास करते हैं, और जो
रिटायरिंग ऑडिटर है ना, उसको रीअपॉइंट ना करने के लिए हम लोग एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। इस प्रकार का पावर जो है हमारे मेंबर्स के पास रहता है, इस प्रकार का पावर हमारे मेंबर्स के पास रहता है। ये पावर अगर यूज़ कर लिया मेंबर ने तो जो रीअपॉइंटमेंट है वो पॉसिबल नहीं होगा, अगर इनमें से कोई भी एक अट्रैक्ट कर रहा है तो। फिर आता है अगर नो अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यूज। इसका मतलब ये कि अगर मीटिंग हुआ, जनरल मीटिंग हुआ, इफ नो अपॉइंटमेंट, जनरल मीटिंग में अपने को ऑडिटर को निकालना है या फिर रीअपॉइंट करना है, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, ना तो हम लोगों ने अपॉइंट किया ना तो हम लोगों ने रीअपॉइंट किया, कुछ नहीं किया, ऑडिटर के बारे में ऑडिटर से रिलेटेड कोई भी रेजोल्यूशन हम लोगों ने पास ही नहीं किया, तो जो रिटायरिंग ऑडिटर है जिसको रिटायर हो जाना चाहिए था उसको वो कंटिन्यू कर सकता है। इफ नो अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट एग्जिस्टिंग जो ऑडिटर है वो कंटिन्यू करेगा। ठीक, चलो लेकिन ये सारा जो चीज है ना, ये इसके ऊपर लागू नहीं होता है, याद रखना। अगर रोटेशन तुम्हारे ऊपर लागू हो चुका है तो तुमको तो मैंडेटरी रोटेट करना ही होगा। इन कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखो, ऑडिट कमिटी का रिकमेंडेशन। ये सिंपल चीज ये है कि अगर तुम ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हो तो तुम्हारे कंपनी में एक ऑडिट कमिटी रहेगा। उस कमिटी का जो रिकमेंडेशन रहेगा कि इस ऑडिटर को अपॉइंट करो, उस ऑडिटर को अपॉइंट करो, उस रिकमेंडेशन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो सेक्शन 140, रिमूवल, रेजिग्नेशन एंड स्पेशल नोटिस ऑफ ऑडिटर। सबसे पहले देखेंगे रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को निकालना, दूध में से मक्खी जैसे हम लोग निकाल के फेंक देते हैं, वो उस प्रकार से नहीं हो पाएगा। ऑडिटर का जो हम लोग निकालते हैं इसका कोई प्रोसीजर होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तुमको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, आपस में डिसाइड करोगे, आपस में तुम लोग रेजोल्यूशन पास करोगे कि भैया हमको ऑडिटर को निकालना है। ठीक, चलो ये हो गया, बोर्ड मीटिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, मेंबर अगर निकालना चाहे तो मेंबर निकाल सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन अगर कंपनी निकालना चाहता है, कंपनी क्यों निकालेगा ऑडिटर को? शायद ऑडिटर कोई सही फ्रॉड वगैरह पकड़ रहा है ऑडिटर कंपनी का, इसलिए ऑडिटर को फटाफट निकाल देते हैं हम लोग। इस प्रकार का मंशा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दिमाग में आ सकता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। लेकिन इतना इजी नहीं होता, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा किसी भी ऑडिटर को निकालने के लिए। ये बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, ये बहुत बड़ा चीज है कि भैया किसी भी ऑडिटर को तुम आंडू पांडू के जैसा तुम निकाल नहीं सकते। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम कंपनी सेक्रेटरी को निकालना चाहते हो तो तुम ऐसे जनरल मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कंपनी सेक्रेटरी को निकाल सकते हो, लेकिन ऑडिटर को निकालना इतना इजी नहीं होता। ये एक ड्रॉबैक है, बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आएगा शायद, लेकिन ये सच्चाई है। अगर सुंदर पिचाई जी को निकालना है, ठीक है, अल्फाबेट से, गूगल से निकालना है, तो वो लोग नॉर्मल सिंपल एक रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे एंड सीईओ को निकाल देंगे। सीईओ को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। लेकिन ऑडिटर को निकालने के लिए तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है, ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को निकालने के लिए कंपनी से। तो सीजी अप्रूवल तुमको मांगना होगा ADT 2 में, फाइल विद इन 30 डेज ऑफ योर रेजोल्यूशन। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ सीजी का अप्रूवल। सीजी ने अगर अप्रूव कर दिया तब तुमको जनरल मीटिंग जो है कंडक्ट करना होगा। जनरल मीटिंग में तुमको फिर से वोट डाल के मेंबर्स से राजी करवा के उसको निकालना है। और उसको निकालने से पहले एक नेचुरल जस्टिस का रूल याद रखना हमेशा कि ऑडिटर के पास हर प्रकार का अधिकार है टू बी हर्ड, मतलब उसको मीटिंग में, ठीक है, सुनने का, मतलब उसकी बातों को सुनने का अधिकार है उसको। इसका मतलब ये सुनाने का अधिकार, सुनने का नहीं, उसके बात, उसके मन में क्या है वो सुनाने का अधिकार है उसको। तो ये मीटिंग में सुनाएगा, उसको जो कुछ भी बोलना है वो मीटिंग में बोलेगा, जनरल मीटिंग में बोल देगा वो, ठीक है, याद रखियो। इससे बेटा ये जो हमारे मेंबर्स हैं ना वो अवेयर रहेंगे कि ऑडिटर को सच में निकाला जा रहा है, फिर ऑडिटर जो है वो सही है गलत है, ये बात सुनने का अधिकार और सुनाने का अधिकार ऑडिटर को है एंड सुनने का अधिकार सारे मेंबर्स को रहेगा,
ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो नेचुरल ऑडिटर्स राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड। रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, ऑडिटर अगर वॉलंटरली छोड़ रहा है नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में फाइल करेगा ADT3 विथ कंपनी एंड ROC। मतलब यहाँ पे ऑडिटर फाइल करेगा। कौन फाइल करेगा? ऑडिटर। ऑडिटर फाइल करेगा ADT3 किसको? कंपनी को एंड ROC को विद इन 30 डेज। गवर्नमेंट कंपनी में फाइल ADT3 विथ कंपनी, ROC एंड कैग को भी तुमको यहाँ पे देना होगा विद इन 30 डेज। एंड ADT3 में कंटेंट रहता है, कि रीजन रहता है, रेलेवेंट फैक्ट रहता है कि क्यों आप छोड़ के जा रहे हो। ठीक है, ये ADT3 में तुमको लिख के कंपनी को बताना होगा, ROC को बताना होगा। अगर तुम नॉन गवर्नमेंट कंपनीज हो, गवर्नमेंट कंपनीज हो तो कंपनी, ROC प्लस कैग को बताना होगा। नेक्स्ट देखो 140 का पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 140। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, फेलियर टू फाइल ADT3 इन 30 डेज। तो बेस पेनल्टी है 50,000 रुपए और ऑडिटर्स का रेम्यूनरेशन जो भी है विच एवर इज लेस। कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट अगर है तो 500 रुपए पर डे। मैक्सिमम कैप है 2 लाख। ठीक है, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट मतलब 30 डेज पास हो चुका है, एवरी डे तुम्हारा 500 लगता रहेगा एंड उसके ऊपर जो तुम्हारा लगेगा ऑडिटर का जो रेम्यूनरेशन है वो, या फिर 50,000 रुपये जो भी कम हो इन दोनों में से वो लगेगा विच एवर इज लेस। मैक्सिमम कितना फाइन भरना है ऑडिटर को? 2 लाख अगर उन्होंने ADT3 फाइल नहीं किया है तो। स्पेशल नोटिस न्यू ऑडिटर एट AGM। देखो स्पेशल नोटिस भेजा जाएगा बाय द मेंबर्स टू अपॉइंट अदर, नॉट रीअपॉइंट रिटायरिंग ऑडिटर। ठीक है, इंटीमेशन टू रिटायरिंग ऑडिटर दिया जाएगा। राइट टू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑडिटर को रिप्रेजेंट करने का अधिकार ऑडिटर के पास हमेशा रहेगा। स्पेशल नोटिस मतलब मेंबर चाह रहे हैं कि जो ऑडिटर है ये ना बैठे, जो रिटायर हो रहा है वो ना बैठे, या फिर एक नए ऑडिटर को बिठाने के लिए जो है प्रपोजल दे रहा है मेंबर्स, किसको? कंपनी को। स्पेशल नोटिस बाय मेंबर्स टू अपॉइंट अदर ऑडिटर या फिर नॉट टू रीअपॉइंट द रिटायरिंग ऑडिटर। देखो 2 मंशा हो सकता है कंपनी के मेंबर्स के दिमाग में कि हम लोग नए ऑडिटर को बिठाएंगे, ये एक मंशा हो सकता है। दूसरा मंशा ये हो सकता है कि कौन ऑडिटर बैठेगा नहीं बैठेगा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, रिटायरिंग जो ऑडिटर है उसको रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए, ये चीज। तो ये दोनों जो है स्पेशल नोटिस के तहत जाएगा। सेम चीज है, इंटीमेशन, रिटायरिंग ऑडिटर को इंटीमेशन जाएगा एंड उसका राइट टू रिप्रेजेंटेशन हमेशा रहेगा। रिसीव्ड इन टाइम, कंपनी का ड्यूटी क्या है? स्टेट फैक्ट्स इन द नोटिस एंड सेंड कॉपी टू मेंबर्स। तो बाकी जो मेंबर्स, अब देखो सारे मेंबर्स तो नहीं चाहेंगे कि ऑडिटर निकल जाए, कुछ मेंबर्स चाहेंगे, सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स चाहेंगे। अब ये बात जो है कंपनी को पता लगेगा, कंपनी क्या करेगा? बाकी सारे मेंबर्स को बताएगा नोटिस में कि ऑडिटर निकल रहा है, इसको ना अपॉइंटमेंट रीअपॉइंट ना करने के लिए ऐसे मेंबर्स लोग बोल रहे हैं। लेट एंड डिफॉल्ट, रीड एट AGM, कॉपी फाइल विद ROC। रीड एट AGM, कॉपी फाइल विद ROC। राइट टू रिप्रेजेंटेशन क्या है? अब देखो मेंबर्स क्या किया, मेंबर्स ने क्या किया, देखो इसको बहुत अच्छे से। मेंबर्स ने क्या किया, उसको ऑडिटर को या तो नो रीअपॉइंट करना है, ठीक है, नो रीअपॉइंटमेंट, या तो न्यू ऑडिटर बिठाना है। ये दो, ये बात ये किसको बताएगा? कंपनी को बताएगा। कंपनी ये बात किसको बताएगा? ऑडिटर को बताएगा कि भैया ये भैया हमारे मेंबर्स का इच्छा है। ऑडिटर क्या करेगा? रिप्रेजेंटेशन देगा, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, और ये रिटर्न में होगा। और जो ये रिटर्न में है ना, ये बात कंपनी जो है सारे ही मेंबर्स को वाया नोटिस सेंड करेगा। पकड़ ले रिप्रेजेंटेशन जो है टाइम पे नहीं आ पाया, मीटिंग होने वाला है, परसों मीटिंग होने वाला है, रिप्रेजेंटेशन आज आ रहा है, तो नोटिस कैसे भेजे मेंबर्स को? तो इस कारणवश अगर लेट हो गया, अगर टाइम पे अगर रिसीव हो गया रिप्रेजेंटेशन, तो कंपनी का ड्यूटी है स्टेट फैक्ट इन द नोटिस, नोटिस में फैक्ट लगा के, मतलब जो भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया वो लगा के सारे मेंबर्स तक कॉपी भेजा जाना चाहिए। ठीक है,
अब देखो ये जो मेंबर है इसको कैसे पता चलेगा कि ऑडिटर क्या बोलना चाहता है, ऑडिटर क्या बोलना चाहता है, क्या रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिला है। क्योंकि ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो ऑडिटर कंपनी को देगा ना, तो कंपनी क्या करेगा, सारे ही मेंबर्स को इंक्लूडिंग दिस मेंबर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कंपनी क्या करेगा, नोटिस में दे देगा कि ऑडिटर ने ये कहा है। अगर लेट हो गया, रिप्रेजेंटेशन देने में लेट हो गया, तो रीड आउट एट एजीएम, मतलब ऑडिटर जो बोलना चाहता है वो बोलते बोलते बहुत देरी हो गया, अभी मीटिंग बहुत सामने है, तो जो बोलना चाहता है वो रिटर्न में बोलेगा। सॉरी, वही चीज एजीएम में रीड आउट हो जाएगा। अगर सबके पास नोटिस चला गया तो रीड आउट करने का कोई बात नहीं बनता है, रीड आउट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के पास नोटिस में रिप्रेजेंटेशन ना गया हो तो एजीएम में रीड आउट हो जाएगा कि भैया ये बात जो है कहना चाहता है हमारा ऑडिटर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या समझ में आ चुका? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, ट्रिब्यूनल का इंटरवेंशन बहुत अच्छे से समझना है। कैन स्टॉप अब्यूज फॉर पब्लिसिटी। अगर ऑडिटर उल्टा सीधा बात रिप्रेजेंटेशन में लिख के भेज रहा है, उसका माथा गर्म हो गया, इसको निकालने के बारे में बात हो रहा है, उल्टा सीधा बात लिखा है, तो कंपनी क्या करेगा, कंपनी ट्रिब्यूनल को बोलेगा, अप्लाई कर देगा, या फिर कोई भी अग्रीव्ड पर्सन है वो अप्लाई कर देगा ट्रिब्यूनल को। ठीक है, कंपनी क्या करेगा, बेसिकली कंपनी अप्लाई करता है, कंपनी ट्रिब्यूनल को भेजेगा वो नोटिस, ये भेजेगा, रिप्रेजेंटेशन भेजेगा, ट्रिब्यूनल को दिखाएगा कि ट्रिब्यूनल साहब देखो, ऑडिटर हमारा इतना गंदा गंदा गाली लिख रहा है, ये हम लोग कैसे सर्कुलेट करें। तो अगर ट्रिब्यूनल को लगा कि ये अब्यूज हो रहा है उसके पावर का, ऑडिटर का पावर है कि वो रिप्रेजेंटेशन देगा, ये इसका पावर है ऑडिटर के पास, अगर अब्यूज हो रहा है इस पावर को, पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ऑडिटर का इस पावर को, तो ये रीड आउट जो है ये इसको कैंसिल किया जा सकता है, एंड नोटिस में उसका रिप्रेजेंटेशन भेजना वो भी कैंसिल किया जा सकता है, कैन स्टॉप। ठीक है, किसी मेंबर्स को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये ऑडिटर ने क्या बताया, लेकिन तभी होगा अगर ट्रिब्यूनल से अप्रूवल आया तो। आगे देखो, रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। अगर फ्रॉड किया तो, अगर तुमने फ्रॉड किया तो ट्रिब्यूनल खुद तुमको निकाल देंगे। ट्रिगर मैकेनिज्म, एनसीएलटी, सुओ मोटो, ठीक है, सुओ मोटो, CG or any concerned person grounds, fraudulent manner, abatement fraud for by auditor या फिर ऑडिटर का फर्म। ठीक है, CG को एप्लीकेशन करेगा, NCLT ऑर्डर देगा 15 दिन के अंदर अंदर, सस्पेंड कर देगा उस ऑडिटर को, एंड CG अपॉइंट करेगा न्यू ऑडिटर को। ठीक है, फाइनल ऑर्डर में क्या आएगा, लाइबिलिटी उस ऑडिटर के ऊपर 447 का फ्रॉड का लाइबिलिटी, 447 फ्रॉड का सेक्शन होता है, इसका पूरा प्रोविजन लग जाएगा उस ऑडिटर के ऊपर। एंड अगर तुम्हारा फर्म है तो बाकी सारे जो पार्टनर्स है, ऑर्डर के जितने भी पार्टनर्स है, सबके ऊपर कंप्लीट लायबिलिटी लग जाएगा। क्या है समझ में? अगर फ्रॉड का चक्कर है तो सिंपल चीज है ये। आगे देखो, एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। एलिजिबिलिटी क्या है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ठीक है, वैलिड सर्टिफिकेशन और प्रैक्टिस होना चाहिए, मेजॉरिटी पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर CA ओनली होना चाहिए। अगर फर्म तुमने अप्लाई जो है अपॉइंट किया है, तो अगर कोई फर्म खोलना चाहता है तो उसमें जो CA बैठे हैं उनमें जो मेजॉरिटी पार्टनर्स है वो इंडिया के होने चाहिए, इंडिया में रहने चाहिए। मेजॉरिटी पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया मतलब समझ में आ रहा है ना, कि इंडिया का नेशनैलिटी वो नहीं, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया मतलब इंडिया में काम कर रहे हैं। आर CA ओनली CA पार्टनर्स ऑथराइज टू एक्ट एंड साइन। अगर तुम्हारा फर्म जो है वो मेगा फर्म है, मेगा फर्म मतलब CA, CS, CA में 3 लोग बैठ के काम कर रहे हैं, तो साइन करने का अधिकार ऑडिट रिपोर्ट वगैरह में सिर्फ ऑडिटर को मिलता है, सेक्रेटरी रिपोर्ट में कंपनी सेक्रेटरी को मिलेगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार का। डिस्क्वालिफिकेशन, तुम एलिजिबल नहीं हो एज एन ऑडिटर अगर तुम एक बॉडी कॉर्पोरेट हो, बॉडी कॉर्पोरेट को हटा दिया गया है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर क्यों नहीं बन सकता, ऑडिटिंग क्यों नहीं कर सकता। पार्टनर्स को तुमने अलाउ किया है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट जो है उसको तुमने अलाउ नहीं किया, क्यों? इस बॉडी कॉर्पोरेट में LLP को एक्सेप्ट कर दिया है, मतलब LLP जो है ऑडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बॉडी कॉर्पोरेट को हटा दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, सोचो जरा। इसके पीछे कारण ये है कि देखो, लॉ मेकर क्या चाहते हैं, लॉ मेकर्स जो है ना दोस्तों, लॉ मेकर्स चाहते हैं कि ये जो ऑडिटर है ना इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। लॉ मेकर्स
क्या चाहते हैं, वो चाहते कि जो ऑडिटर्स है ना उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। क्या एक्शन? स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उसके ऊपर। ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उसके ऊपर। क्यों? कब? जब उसने किसी प्रकार का फ्रॉड वगैरह किया है तो। लेकिन यार ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, इसका एक पर्सनालिटी है सेपरेट लीगल एंटिटी का। अब ये जो सेपरेट है, ये सेपरेट फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेटर्स है। इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट अलग एंड उसको चलाने वाले अलग, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है इसका, सेपरेट फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेटर्स। ये बॉडी कॉर्पोरेट का जो है फीचर रहता है। तो झमेला ये हो जाएगा, अगर पकड़ ले हम लोगों ने बॉडी कॉर्पोरेट को डाल रखा है ना, बॉडी कॉर्पोरेट को डाल रखा है किस कारणवश बताओ? ऑडिटिंग वगैरह करने के लिए। तो अगर बॉडी कॉर्पोरेट ने फ्रॉड किया तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आ जाएगा। कौन सा कंसेप्ट? कि ये जो इनकॉर्पोरेटर्स है ये अलग है, बॉडी कॉर्पोरेट अलग है। तो जो जिन्होंने फ्रॉड किया वो कहेंगे कि यार बॉडी कॉर्पोरेट ने फ्रॉड किया, हम तो अलग है, हम अलग है, बॉडी कॉर्पोरेट अलग है। हम चला जरूर रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट को, इनका मालिक हम ही है, लेकिन हमको कैसे तुम लोग अरेस्ट करोगे पुलिस ऑफिसर? बॉडी कॉर्पोरेट एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसको पकड़ो। तो फिर लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत झमेला हो जाएगा। इसलिए lawmakers wants auditor to be personally liable for everything that they do, इसलिए उन्होंने ये बॉडी कॉर्पोरेट का कंसेप्ट हटा दिया कि बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं हम लोग बनने दे सकते हैं। इंटरनल पर्सनल, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी का कोई ऑफिसर, कंपनी का कोई एम्प्लॉय जो है वो ऑडिटर नहीं बन सकता। पकड़ लो कोई कंपनी है, इस कंपनी कोई बंदा काम कर रहा है इसके, और ये बंदा सीए है, एज एन ऑडिटर नहीं बैठा है, दूसरा काम कर रहा है, तो इसी बंदे को तुम एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? ऑडिटर को एक सेपरेट इंसान होना होगा, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी उसका होना चाहिए। एसोसिएट पर्सन को तुम नहीं बिठा सकते, पार्टनर, एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर एंड एम्प्लॉय, उसको नहीं बिठा सकते। मतलब तुम्हारे कंपनी में जो ऑफिसर है या फिर एम्प्लॉय है, इनका भी अगर कोई पार्टनर हो, इनका भी कोई अगर एम्प्लॉय हो, तो इनको भी तुम नहीं बिठा सकते। मतलब दूर दूर तक रिश्ता नहीं होना चाहिए ऑडिटर के साथ। सॉरी। फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट, पर्सन, रिलेटिव, पार्टनर। ठीक है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ। या ना तो तुम्हारा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, ना तो रिलेटिव का, ना ही तुम्हारे किसी पार्टनर का। कितना हो सकते हैं? 1 लाख तक का तुम सिक्योरिटी होल्ड करके रख सकते हो कंपनी में। 1 लाख रुपए तक का शेयर्स, 1 लाख शेयर्स नहीं, 1 लाख रुपए तक का शेयर्स तुम होल्ड करके रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। होल्डिंग सिक्योरिटीज वर्थ 1 लाख। ठीक है, अगर 1 लाख से ज्यादा है तो क्या करेंगे सर? अगर 1 लाख से ज्यादा है तो 1 लाख तक लेकर आओ। 60 डेज का टाइम है तुम्हारे पास। तुम्हारा रिलेटिव, सुनो ना, तुम्हारा जो रिलेटिव है उसने 2 लाख का शेयर ले रखा है इस कंपनी में, तो तुम ऑडिटर कैसे बनोगे? रिलेटिव को बोलो कि 1 लाख के अंदर आ जाए 60 डेज के अंदर अंदर, तब जाके तुमको हम लोग अलाउ करेंगे एज एन ऑडिटर बैठने के लिए। ठीक है, चलो। इनडेटनेस, कितना लोन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 5 लाख से ज्यादा का लोन नहीं देना चाहिए। गारंटी सिक्योरिटी कितना तक का चलेगा, कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? मोर देन 1 लाख फॉर 1 लाख, मोर देन 1 लाख फॉर थर्ड पर्सन्स डेट। गारंटी सिक्योरिटी। ठीक है, इनडेटनेस क्या होता है? इनडेटनेस लोन होता है। गारंटी सिक्योरिटी तुमको पता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में हम लोगों ने सीख रखा है, किसी का गारंटी देना, थर्ड पर्सन का गारंटी, थर्ड पर्सन का सिक्योरिटी। ठीक है, तो 1 लाख रुपए तक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। स्टूडेंट, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तुम और तुम अचानक से ऑडिटर का चैप्टर सबसे पहले खोल के बैठे हो, तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा जो कंसेप्ट है गारंटी सिक्योरिटी, ये हम लोगों ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कंप्लीट कर रखा है। तो बेटा एक सीरियल वाइज आना होगा आपको। ठीक है, अचानक से ये कर लेना ऐसा नहीं होता है, सीरियल वाइज तुमको करना है। किसी प्रकार का बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव इन मैनेजमेंट, रिलेटिव जो है वो डायरेक्टर या फिर केएमपी नहीं होना चाहिए। ऑडिटर का जो रिलेटिव है
वो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, वो KMP नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है एम्प्लॉयमेंट एंड सीलिंग, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर और मोर देन 20 कंपनीज, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर और मोर देन 20 कंपनीज में तुम क्या हो बताओ, एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो, ऑडिटर काम कर रहे हो। तो इससे ज़्यादा अगर 20 कंपनीज में करो, इससे ज़्यादा अगर तुम अलग अलग कंपनीज में कर रहे हो, 21 कंपनीज में कर रहे हो, तो तुम एज एन ऑडिटर नहीं बन के बैठ सकते। इसका सीलिंग लिमिट है, ठीक है, सीलिंग लिमिट 20 कंपनीज मैक्स, तुम एक टाइम पे ऑडिटर बन सकते हो, ठीक। और कहीं पे भी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट तुमने ले रखा है और हमारे में पार्ट टाइम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब में थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, ठीक है। चलो, फ्रॉड कन्विक्टेड नहीं हो, सेक्शन 447 तुम्हारे ऊपर नहीं लगा है, एंड प्रोहिबिटेड सर्विसेज सेक्शन 144 तुम्हारे ऊपर नहीं लगा है। सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज है, मतलब वो सर्विसेज जो ऑडिटर नहीं दे सकता, ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। इफ ऑडिटर इनकर्स एनी सेक्शन 141, मतलब 141 में जो लिखा है, ये जो 141 हम लोगों ने कर रखा है ना, इनमें से कोई भी तुमने थ्रू आउट द ईयर तुम एज एन ऑडिटर बैठे हो, बैठने के बाद अगर तुम्हारे रिलेटिव ने 2 लाख का शेयर ले लिया है तो तुम इनएलिजिबल हो जाओगे, तुमको निकालना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, इस चीज को। इफ ऑडिटर इनकर्स एनी सेक्शन 141 डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर अपॉइंटमेंट, इमीडिएट वेकेशन हो जाएगा, डीम्ड कैजुअल वैकेंसी, तुमको इमीडिएटली निकाल देंगे, तुमको एकदम सावधान रहना है। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? कंप्लीटली समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है दोस्तों। एक चीज मैं चेक कर लूं, हाँ, ऑडिटर का रेम्यूनरेशन होमवर्क रहेगा, कुछ होमवर्क मैं कराऊंगा, होमवर्क करके जाना है आपको। ऑडिटर का पावर एंड ड्यूटीज मैं करा दूंगा, ये मैं करवाऊंगा, ठीक है, आई विल डू इट फॉर यू, ये मैं कराऊंगा। एंड प्रोहिबिटेड सर्विसेज जो है, ये भी होमवर्क है। कौन से वो सर्विसेज है जो 144 के अंदर आता है एंड ऑडिटर नहीं कर सकता, मैं कराऊंगा इस चीज को, टेंशन ना लो, लेकिन फिर भी होमवर्क है, तुमको घर में रीड करना है, एक बार ट्राई करना है। ऑर्डर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, ये पूरा होमवर्क है, मैं ये ना तो आज कराऊंगा ना तो कल कराऊंगा, ये पूरा का पूरा होलसम होमवर्क है कि ऑडिटर जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में साइन करेगा, यही चीज वहां पे लिखा है, ठीक है। तो दो मेजर होमवर्क मैंने डाल रखा है और एक माइनर होमवर्क मैंने डाल रखा है, इसको करना है घर में बैठ के, वरना बेटा लाठी से पीठ लाल कर देंगे तुम्हारा, ठीक है। ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज मैं कराऊंगा, लेकिन आपको करना है, और ये तो मैं करा ही दूंगा, ये वाला, और ये होमवर्क है, तो 3 होमवर्क है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले क्लास, एंड मोस्ट प्रॉब्ली अगले क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। चैप्टर इन द सेंस कि ऑडिटर कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग अकाउंट्स करेंगे, टेंशन ना लो।